Lecturer Deepak Mittal. Welcome all of you on my YouTube channel. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा। तो +2 क्लास के लिए ये चैप्टर है, 10th चैप्टर है NCERT की बुक में। तो ये वेक्टर अलजेब्रा पे हमारा फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ ए वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और वेरियस टाइप्स ऑफ अ वेक्टर। तो लेट्स स्टार्ट। तो जो हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे फिज़िक्स है, मैथ्स है, इंजीनियरिंग की बात करें, तो उसमें जो भी हम वैल्यूज़ लेते हैं तो वो हमारे पास दो तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं। टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़ क्या है कि हमारे पास 2 टाइप्स की क्वांटिटीज़ होती हैं, स्केलर और वेक्टर। ठीक है, अब ये है क्या स्केलर और वेक्टर? स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन है एक क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं मान, कि कोई भी वैल्यू है हमारे पास क्वांटिटी जिसकी कोई ओनली मैग्नीट्यूड, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती पर्टिकुलरली। एग्जांपल, मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमने क्लास में बच्चों से किसी एक पर्टिकुलर बच्चे को बुला के पूछा कि बेटा अपनी हाइट बताओ। तो उसने अपनी हाइट बताई 5 फुट 6 इंच। तो उसने बताया कि मेरी हाइट 5 फुट 6 इंच है। तो इसको सुनने के बाद हमें क्या समझ में आया? हमें समझ में आया कि उसकी हाइट 5 फुट 6 इंच है। हमने उससे ये तो नहीं पूछेंगे कि भाई किस तरफ को आपकी हाइट 5 फुट 6 इंच है, डायरेक्शन कौन सी है हाइट की। तो अंडरस्टूड है, हाइट मीन्स अपवर्ड को है। ठीक है, तो ऐसे ही मान लो हमारे पास एक प्लॉट है, तो हमने उसका शेप है, मान लो उसकी एक स्क्वायर शेप है, तो हमने उसका एरिया निकाला कि उसका एरिया हमारे पास 16 मीटर स्क्वायर है। तो हमने एरिया बताया कि 16 मीटर स्क्वायर है। तो इसकी को किसी को भी हम बताएंगे कि एक प्लॉट है जी मेरे पास जिसका एरिया 16 मीटर स्क्वायर है, तो वो हमसे कोई डायरेक्शन नहीं पूछेगा कि कौन सी डायरेक्शन है प्लॉट की, है ना। तो जहाँ पर डायरेक्शन अंडरस्टूड है, मतलब डायरेक्शन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ओनली मैग्नीट्यूड ही इम्पॉर्टेंट है, तो उन क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। एग्जाम्पल इसमें जैसे लेंथ है, एरिया है, वॉल्यूम, डिस्टेंस है, स्पीड है हमारे पास, टाइम, पावर, चार्ज, मास, टेम्परेचर, ये कुछ क्वांटिटीज़ हैं जो फिज़िक्स वाले स्टूडेंट्स ने तो +1 क्लास में भी पढ़ी होंगी, बट जो आर्ट्स या कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो उन्होंने ये पहले नहीं पढ़ा। तो हमारे लिए इनकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ वेक्टर अलजेब्रा। मीन्स हमें वेक्टर्स के ऊपर जो ऑपरेशंस हैं हमें वो डिस्कस करने हैं। तो अब वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं हमारे पास? तो जिनके अंदर मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो इम्पॉर्टेंट है ही है, साथ में हम ये भी देख क्वांटिटी है वो किस डायरेक्शन में है। तो एक सिंपल सी एग्जांपल, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट मैं जो इसके एग्जांपल लेने जा रहा हूँ वो है फोर्स। ठीक है, तो हमने पूछा, उसको बताया कि भाई हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई। फोर्स मीन्स जोर लगाया, धक्का लगाया इसको। तो धक्का लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, तो ये ब्लॉक अपनी पोजीशन चेंज करेगा। तो ये कहाँ पे जाएगा, किधर को जाएगा? तो सबसे पहले वो स्टूडेंट हमसे क्या पूछेगा? वो पूछेगा कि भाई फोर्स आपने किस डायरेक्शन में लगाई है, क्योंकि अगर हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो ये ब्लॉक कहाँ चला जाएगा? ये ब्लॉक चला जाएगा यहाँ पर, है ना। ठीक है, और अगर ब्लॉक पे हम फोर्स लगाते, ये ब्लॉक पड़ा था, अगर इस तरफ को फोर्स लगाते तो इसकी पोजीशन यहाँ पर मूव कर जानी थी। ठीक है, तो इट मीन्स अगर हम उसको ये बताते हैं कि हमने इस ब्लॉक पे फोर्स लगाई है, फोर्स लगाने के कारण ये ब्लॉक अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन राइज होता है उसके दिमाग में यही पूछेगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगाई गई है। इसका मतलब डायरेक्शन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा, अगर हम उससे पूछें कि ब्लॉक कितना दूर जाएगा, तो वो पूछेगा कि भाई कितना फोर्स लगाया आपने। ठीक है, हमें पता है कि एक फुटबॉल पड़ी है हमारे पास, उस पर अगर हम धीरे से कोई उसको धक्का देंगे तो वो कम दूर जाएगी, और ज़्यादा ज़ोर से धक्का देंगे तो ज़्यादा दूर जाएगी। इसका मतलब जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है,
और दूसरा डायरेक्शन जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही इम्पॉर्टेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। तो इसकी जो एग्जांपल्स हैं हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है जो अभी हमने लिया है एग्जांपल, मोमेंटम है, मोमेंट है, टॉर्क है, इम्पल्स है। तो ये सारी वैल्यूज़ हमें इस चैप्टर में कहीं नहीं आएंगी। ठीक है, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है वेक्टर अलजेब्रा कि जो वेक्टर्स हैं उनके ऊपर जो ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं तो उनको ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो इसमें से सिर्फ 1 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास जो एनसीईआरटी की बुक में है। तो वो क्या है, जैसे आप देखें अभी, जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास कि रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पर हमें डायरेक्शन दी हुई है। अगर डायरेक्शन ना दी होती, ओनली 40 किलोमीटर दिया होता, तो फिर वो क्या बनता, वो डिस्टेंस बनता। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है कि डिस्टेंस ओनली मैग्नीट्यूड है और अगर उसकी डायरेक्शन भी दे दी तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो अब हमें क्या करना है, 40 किलोमीटर रिप्रेजेंट करना है कहाँ पर, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो ये डायरेक्शंस हमने बनाई हुई हैं। तो नॉर्थ डायरेक्शन है अपवर्ड और 30 डिग्री लेना है हमें उसके साथ एंगल ईस्ट की साइड में। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कितना एंगल होता है, तो सारे स्टूडेंट्स को पता है नॉर्थ और ईस्ट में कितना एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है और हमें कितना लेना है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो नॉर्थ के ईस्ट वाली साइड में हमें जाना है, कितना एंगल लेना है, 30 डिग्री एंगल लेना है हमें। ठीक है, तो ये तो हो गया एंगल और लेना कितना है, 40 किलोमीटर। तो अगर मैं 1 यूनिट जो है उसको मैं 10 किलोमीटर मान लूँ तो मेरे पास 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट और 4 यूनिट। तो ये जो मेरा वेक्टर रिप्रेजेंट हो गया यहाँ तक के लिए जो आ गया मेरे पास ये वेक्टर O से लेके A तक। तो ये वेक्टर क्या आ गया, 40 किलोमीटर इसकी लेंथ आ गई और डायरेक्शन क्या आ गई इसकी, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग। हमें इनको क्लासिफाई करना है, बताना है कि कौन सी वैल्यूज़ इसमें से स्केलर है और कौन सी वैल्यूज़ वेक्टर हैं। तो अभी हमने लास्ट पेज पे जो लिखा था कि मास है, हमारे पास क्या है, 10 kg है। तो 10 kg क्या है, 10 kg है मास। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। तो मास होता है और मास क्या होता है, मास होता है हमारे पास स्केलर। 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट, अगर ओनली 2 मीटर्स होता तो वो डिस्टेंस होता, तो वो स्केलर होता। बट यहाँ पर 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट दिया हुआ है तो साथ में डायरेक्शन भी दी हुई है। तो डायरेक्शन है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। 40 डिग्री क्या है, टेम्परेचर है। टेम्परेचर हमने बताया कि टेम्परेचर क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। 40 वाट, वाटेज में हम जैसे हमारे पास घरों में हमारे पास इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस होते हैं, बल्ब है, ट्यूब है, एसी है, तो उन सभी के ऊपर वाटेज लिखी होती है। ठीक है, कि उनकी पावर कितनी है। तो जो पावर है, पावर भी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, 10 रेज टू पावर -19 कूलम, तो ये क्या है, चार्ज है। तो चार्ज भी क्या है हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी है। और 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन हमने पढ़ा था, तो एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऐसे ही एक और एग्जांपल है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू स्केलर और वेक्टर। स्केलर और वेक्टर में इसको हमने क्लासिफाई करना है। तो टाइम पीरियड, टाइम हमने बताया था, टाइम क्या है, टाइम स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी है। फोर्स क्या होती है, फोर्स वेक्टर होता है। वेलोसिटी वेक्टर होती है। और स्पीड जो होती है, स्पीड होती है स्केलर क्वांटिटी। स्पीड और वेलोसिटी में सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है कि अगर हम बोलते हैं 40 मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या चीज़ है, कोई नहीं बता सकता कि ये स्पीड है या वेलोसिटी है। तो 40 मीटर पर सेकेंड ये स्पीड भी हो सकती है। और अगर हम बोल दें
40 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स, कोई डायरेक्शन दे दे, टुवर्ड्स नॉर्थ, तो अब क्या बन गई ये, अब ये बन गई वेलोसिटी। ठीक है, मींस मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहता है स्पीड और वेलोसिटी का, अगर उसमें डायरेक्शन दे दो तो वो वेलोसिटी बन जाती है और वेक्टर क्वांटिटी है। और वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आगे हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो वर्क डन क्या होता है हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी होती है। ओके, तो अभी यहाँ तक हमने थोड़ा होप्सो कि आपको समझ में आ गया कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज में क्या डिफरेंस है और कैसे उनके बारे में हमें क्लासिफिकेशन करनी है। तो अब हम समझते हैं कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, मतलब एक लाइन का पीस होता है, लाइन सेगमेंट होता है, टुकड़ा बोल सकते हैं हम। ठीक है, लाइन सेगमेंट डायरेक्टेड, जिसकी डायरेक्शन दी होती है। ठीक है, whose initial and terminal points are specified। इनिशियल मीन्स इसको हम बोल सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, और टर्मिनल मीन्स फाइनल भी बोल सकते हो या आप इसको एंड भी बोल सकते हो। ठीक है, फाइनल पॉइंट या एंड पॉइंट। स्पेसिफाइड मीन्स पर्टिकुलर होते हैं। तो जैसे मान लो हमारे पास P और Q दो पॉइंट्स हैं। ठीक है, P हमारा इनिशियल पॉइंट है, Q हमारा टर्मिनल पॉइंट है, और हम P से Q तक गए हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से एंड तक जाएंगे। तो P से Q तक गए तो जो हमारा एरो है वो Q की तरफ है, मतलब जो बता रहा है कि हम P से लेके Q तक गए हैं। तो जो हमारा वेक्टर बनेगा वो वेक्टर क्या बनेगा, वो बनेगा PQ। तो जो एरो है ना, हम वो एरो क्या होता है, P से Q तक है तो Q पे आएगा एरो। ठीक है, और समटाइम्स क्या होता है कि कई बार हम, जैसे ये वेक्टर है, वेक्टर को स्मॉल लेटर से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो पी क्यू वेक्टर को कोई नेम दे देते हैं कि पी क्यू को हमने नाम दे दिया ए वेक्टर। ठीक है, तो ए बी सी से भी हम वेक्टर्स को डिनोट करेंगे जब आगे चैप्टर को हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, तो अगर हम इसी को रिवर्स केस में देखें, अगर हम क्यू को इनिशियल पॉइंट ले लें और P को हम फाइनल पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट ले लें, तो वेक्टर हमारा Q से P को चला जाएगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये वेक्टर क्या बन जाएगा, QP वेक्टर बन जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट Q आ गया, एंड पॉइंट P आ गया। तो यहाँ पर ये नोट करने वाली बात है कि PQ वेक्टर और QP वेक्टर आपस में सेम नहीं होते, इक्वल नहीं होते। ठीक है, डिफरेंट होते हैं। बट आप चाहे P से Q को मूव करो या Q से P तक जाओ, जो दो वेक्टर बनेंगे, दोनों वेक्टर्स की लेंथ क्या आएगी, लेंथ दोनों वेक्टर्स की सेम आएगी। वेक्टर्स इक्वल नहीं आएंगे बट उनकी लेंथ सेम आएगी। उसको हम लेंथ भी बोल सकते हैं, उसको हम मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर भी बोल लेते हैं। तो हम ये कहते हैं कि अगर पी क्यू और क्यू पी वेक्टर हैं तो उनका मैग्नीट्यूड तो सेम है बट वेक्टर सेम नहीं है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी क्यू इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट कैसे करते हैं, पी क्यू के ऊपर मॉडुलस का निशान डाल देते हैं। तो इसको मॉडुलस ऑफ पी क्यू लिख सकते हो आप, या फिर सिंपल पी क्यू भी लिख देते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर वेक्टर को हमने एक स्मॉल लेटर से डिनोट किया हुआ है ए से, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखना है आपने, या तो ए के ऊपर मॉडुलस डाल दोगे या वेक्टर का साइन हटा के ओनली ए लिख दोगे। तो ये भी स्मॉल ए क्या है, स्मॉल ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, जो वेक्टर्स हैं डिफरेंट उनकी टाइप्स है, एक एक करके हम सारी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है जीरो वेक्टर। ठीक है, तो जीरो वेक्टर जैसे नेम से ही क्लियर है कि जीरो वेक्टर जिसमें जीरो है। तो अब जीरो क्या हो सकती है, वेक्टर में क्या होती हैं, दो वैल्यूज होती हैं। ठीक है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो डायरेक्शन तो कभी जीरो होती नहीं है, तो जीरो वेक्टर को जीरो नाम क्यों दिया है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो ए वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स आर सेम। ठीक है, जो वेक्टर ए से शुरू हुआ और ए पे ही खत्म हो गया, तो ए जो वेक्टर बनेगा हमारा, जिसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम होगा, तो उसकी लेंथ तो कोई आएगी नहीं, तो उस वेक्टर को हम नाम देते हैं जीरो वेक्टर। इसको हम नल वेक्टर भी बोल सकते हैं और जीरो वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है,
तो मैग्नीट्यूड ऑफ जीरो वेक्टर इज जीरो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। मैग्नीट्यूड ऑफ जीरो वेक्टर क्या होता है? जीरो होता है, और इसकी डायरेक्शन अनडिटरमाइंड है, हम बता ही नहीं सकते। क्योंकि जैसे ऊपर अगर आप देखो, ऊपर क्यू पी वेक्टर है, तो उसमें हमें पता है कि हमने क्यू से शुरू किया है और पी पे जाके खत्म किया है, तो हमें पता है कि हम इस डायरेक्शन को मूव किए हैं। लेकिन अगर ए से ए तक ही जाना है तो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम है, तो डायरेक्शन तो हम कोई बता ही नहीं सकते उसकी। तो जीरो वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो अनडिटरमाइंड है, और जो मैग्नीट्यूड है वो उसका जीरो है। और वेक्टर कैसे बनता है? जिसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट, इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट क्या होता है? सेम होता है, उसको जीरो वेक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर तो ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर, यूनिट हम यूज़ करते हैं कई बार, आप यूनिट की जगह आइडेंटिटी वर्ड भी पढ़ते हैं, जैसे दूसरे चैप्टर्स में मैट्रिक्स वगैरह में हमने पढ़ा है, या फिर हम वन के लिए भी यूनिट यूज़ करते हैं। तो ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज वन यूनिट, यहाँ पर मैंने वन नहीं लिखा, वन यूनिट लिखा है, इज कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर। मीन्स वो वेक्टर जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो वन यूनिट आए, उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। वन यूनिट से क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमारे पास एक वेक्टर है ए बी, जिसकी लेंथ है 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर। तो यहाँ पर हमें कैसे पता चला कि ये 5 मीटर है? इसका मतलब इसके ऊपर 5 निशान होंगे, तो हर एक निशान कितने कितने का होगा? एक निशान 1 मीटर का होगा, है ना? तो तभी इसकी लेंथ 5 मीटर आएगी। तो ए बी का अगर हम यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे तो वो क्या आएगा? वो इतना सा पोर्शन आ जाएगा, ठीक है, जिसकी लेंथ क्या होगी? 1 मीटर होगी। यहाँ पर हमारे पास 5 मीटर था, तो यूनिट वेक्टर मीटर में आएगा। अगर 5 किलोमीटर होता तो यूनिट वेक्टर भी किलोमीटर में आता। तो जो हमारा वेक्टर है, तो हमारा यूनिट वेक्टर भी उसी यूनिट में आएगा। बस जो वेक्टर है उसको उसकी लेंथ से डिवाइड कर दो, तो वो क्या बन जाता है? वो यूनिट वेक्टर बन जाता है। तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज डिनोटेड बाय, तो वेक्टर के ऊपर तो हम एरो डालते हैं, तो यूनिट वेक्टर के ऊपर हम क्या डालते हैं? कैप डालते हैं, कैप, ए कैप बोलते हैं इसको, ए कैप। तो ये यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर होता क्या है? यूनिट वेक्टर होता है कि जो वेक्टर है उसको अपने ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो अगर उसकी टोटल लेंथ 5 मीटर है तो उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो वो 1 मीटर के इक्वल रह जाएगा, तो वो क्या आ जाएगा? यूनिट वेक्टर आ जाएगा। और मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर हमेशा क्या आएगा? मैग्नीट्यूड 1 आएगा। ठीक है, तो ए कैप अगर यूनिट वेक्टर है तो ए कैप का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? हमारे पास 1 आएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है को इनिशियल वेक्टर्स। तो को का क्या मतलब होता है? को हम बहुत जगह यूज करते हैं। को का मतलब होता है सेम। ठीक है, तो आगे डेफिनेशन आएगी को प्लेनर की भी। को का मतलब होता है सेम, तो सेम इनिशियल पॉइंट, मतलब वो वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है उनको हम बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। तो टू और मोर वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स। तो जैसे एग्जांपल लिया हमने, यहाँ पर हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं, पी क्यू, पी आर और पी एस। ठीक है, पी क्यू है, पी आर है और पी एस है, और तीनों वेक्टर्स का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है? पी है। तो ये तीनों वेक्टर्स का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, इसलिए ये वेक्टर्स क्या हुए? को इनिशियल वेक्टर्स हुए। नेक्स्ट है कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर्स। तो कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं? नॉर्मली हम कोलिनियर पॉइंट्स जब पढ़ते हैं तो कोलिनियर पॉइंट्स हम स्ट्रेट लाइन चैप्टर में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हम ये कहते हैं कि जो पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं वो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। बट यहाँ पर थोड़ा हम डिफर करेंगे उस डेफिनेशन से। कोलिनियर वेक्टर्स क्या हैं? टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर कि 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर कोलिनियर तब होते हैं अगर वो सारे के सारे वेक्टर्स एक ही लाइन के पैरेलल होते हैं। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का कोई भी इसमें रोल नहीं होता।
ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमारे पास ये एक लाइन है जो रेड कलर में हमने बनाई है, मान लो ये एक लाइन है, इसके पैरेलल आप जितने भी वेक्टर्स ले सकते हो। मान लो ये वेक्टर इसके पैरेलल है, ये वेक्टर भी इसके पैरेलल है, यहाँ पे बना लो आप वेक्टर, इस तरफ को बना लो वेक्टर, ठीक है। तो उनके वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कितना भी ले लो आप, डायरेक्शन जो मर्जी ले लो, ठीक है, जहाँ मर्जी बनाओ। बट होना क्या चाहिए, ये जो सारे वेक्टर्स हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये सारे वेक्टर्स क्या हैं, जो रेड कलर में ये लाइन बनी है इस लाइन के पैरेलल हैं। तो अगर ये सारे वेक्टर्स एक लाइन के पैरेलल हैं तो ये सारे के सारे वेक्टर्स क्या हैं, कोलिनियर वेक्टर्स हैं। पॉइंट्स कोलिनियर होना अलग बात है, वेक्टर कोलिनियर होना अलग बात है। पॉइंट्स कोलिनियर तब होंगे अगर वो एक ही लाइन पे लाई करेंगे, और वेक्टर्स कोलिनियर कब होते हैं, अगर वो सारे वेक्टर एक लाइन के पैरेलल हैं। तो इट मींस अगर वेक्टर एक लाइन में आते हैं तो भी कोलिनियर है, और अगर वेक्टर पैरेलल लाइंस में आते हैं तो भी कोलिनियर है। बट यहाँ पर ना तो उनका मैग्नीट्यूड का कोई रोल है, मतलब उनकी लेंथ इक्वल होना जरूरी नहीं है, और ना ही उनकी डायरेक्शन का कोई भी रोल प्ले होता है, चाहे वो सेम डायरेक्शन में हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन में हो। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल, तो इक्वल वर्ड हम कहाँ यूज करते हैं, जहां पर एग्जैक्टली सेम होती है हमारे पास वैल्यू, तो तभी इक्वल आती हैं वैल्यूज। तो टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल। दो वेक्टर इक्वल तब बोलते हैं हम उनको इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है, वेक्टर में दो ही तो चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड दूसरा डायरेक्शन। तो उनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, वो भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट्स। ठीक है, तो मींस उनकी पोजीशन नहीं मैटर करती। मतलब अगर एक वेक्टर यहां पर है ए, दूसरा वेक्टर यहां पर है बी, तो हम बोलते हैं कि ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर है। या फिर एक वेक्टर हमारा यहां पर है, दूसरा वेक्टर भी हमारा उसी लाइन में है। ठीक है, डायरेक्शन सेम रहनी चाहिए, उनकी मैग्नीट्यूड भी सेम रहना चाहिए, तो भी वेक्टर क्या आएंगे, वेक्टर आ जाएंगे इक्वल। बट अगर मैग्नीट्यूड सेम है, मान लो एक वेक्टर ऐसा है ए और दूसरा वेक्टर ऐसे है बी, उनका मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन सेम नहीं है, फिर वेक्टर इक्वल नहीं होंगे। तो वेक्टर इक्वल होने के लिए डायरेक्शन सेम रहनी चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए, पोजीशन नहीं मैटर करती उनकी। ठीक है, तो पोजीशन कहीं पे भी हो सकती है, वो मैटर यहां पर नहीं करती हमारे पास। नेक्स्ट डेफिनेशन है नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, एक वेक्टर दिया हुआ है, उसका नेगेटिव लेना है हमें। तो नेगेटिव के केस में क्या होगा कि डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, बट मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज सेम, तो मैग्नीट्यूड सेम ही आना चाहिए, और डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट हो जानी चाहिए। तो उस वेक्टर को हम बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मान लो ये एक वेक्टर है ए, जिसको हमने पी क्यू मान लिया, पी से क्यू की तरफ। तो माइनस ए वेक्टर क्या होगा, ये इस तरफ को है पी से क्यू, तो माइनस ए क्या हो जाएगा, क्यू से पी की तरफ। ठीक है, तो ये माइनस ए हो जाएगा। तो इनका क्या है, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, बट डायरेक्शन है, डायरेक्शन बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है, 180 का एंगल बनता है उनके बीच में, है ना। तो डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, तो उन वेक्टर्स को हम बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है लाइक एंड अनलाइक। लाइक एक जैसे, अनलाइक बिल्कुल उलट, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट। तो लाइक और अनलाइक वेक्टर्स क्या होते हैं कि वेक्टर्स आर सेट टू बी लाइक इफ दे हैव द सेम डायरेक्शन, ओनली डायरेक्शन। ठीक है, कि उनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड की कोई बात नहीं है, नीचे लिखा है ना इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इसमें मैटर नहीं करता। ठीक है, और अगर उनकी डायरेक्शन अपोजिट है तो वो वेक्टर्स क्या हो गए, वो हो गए अनलाइक वेक्टर्स। इसका मतलब मान लो ये वेक्टर ए है, एक ये उससे बड़ा वेक्टर है बी है,
ठीक है, यहाँ पर एक और वेक्टर है c है, ठीक है, यहाँ पर एक वेक्टर है छोटा सा d है, यहाँ पर एक वेक्टर है e। तो ये सारे क्या हैं, लाइक वेक्टर्स हैं, मतलब मैग्नीट्यूड इनका कम ज़्यादा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, बट डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन सेम है। ऐसे अनलाइक वेक्टर्स कैसे हो जाएंगे, जैसे मान लो ये ए वेक्टर है, ठीक है, और ये बी वेक्टर है, तो ये क्या है हमारे पास, अनलाइक है। तो इनकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा हो तो भी मैटर नहीं करता, बट डायरेक्शन डेफिनेटली अपोजिट होनी चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास रेसिप्रोकल वेक्टर। तो रेसिप्रोकल जैसे हम नॉर्मली पढ़ते हैं कि 2 का रेसिप्रोकल क्या आता है, 1/2 आता है ना। तो रेसिप्रोकल वेक्टर क्या है, ए वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन। जो हमारे पास एक वेक्टर दिया हुआ है, मान लो ये ए वेक्टर है, तो जो इसका रेसिप्रोकल आएगा वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा, बट उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा एज दैट ऑफ द वेक्टर ए, बट मैग्नीट्यूड इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ ए इज कॉल्ड रेसिप्रोकल ऑफ ए। तो ये जो वेक्टर है इसी की डायरेक्शन में एक और वेक्टर आ जाए जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1/a, ये उसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है, इस वेक्टर का। तो ये जो वेक्टर है ये इसका रेसिप्रोकल है, मींस डायरेक्शन सेम आनी चाहिए, मैग्नीट्यूड रेसिप्रोकल। इसका मैग्नीट्यूड अगर 5 है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1/5 आएगा। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन है कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर होते हैं जो सेम प्लेन में लाई करते हैं, एक ही प्लेन में। जैसे जो आपकी फ़ोन की स्क्रीन है, इस पे ऊपर हम जितने भी वेक्टर्स बनाएं, चाहे उनकी डायरेक्शन जो मर्जी ले लो, मैग्नीट्यूड जो मर्जी ले लो, कम ज़्यादा ऊपर नीचे किसी भी डायरेक्शन में हम बनाएं, लेकिन ये सारे हैं क्या, ये सारे एक ही, क्योंकि जो हमारी स्क्रीन है वो एक प्लेन है, तो ये सारे वेक्टर उसी प्लेन पे ही ड्रॉ किए गए हैं। तो ये कहीं पे भी हों, किसी डायरेक्शन में हों, कितना भी मैग्नीट्यूड आए इनका, तो ये सारे के सारे वेक्टर्स क्या हैं, ये सारे कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। ओके, और नेक्स्ट डेफिनेशन है फ्री वेक्टर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, हमारी पूरे चैप्टर में हम इस डेफिनेशन का यूज़ करेंगे। तो फ्री वेक्टर क्या होता है कि व्हेन देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन टू चूज द इनिशियल पॉइंट ऑफ ए वेक्टर देन इट इज कॉल्ड ए फ्री वेक्टर। मतलब जो वेक्टर है, कहते उसके जो इनिशियल पॉइंट आपने लेना है उसके ऊपर आपके ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगाई, मतलब वेक्टर जो है वो वैसा ही रहना चाहिए, बट आप उसको कहीं पर भी बना सकते हो। ठीक है, समझो, एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ये है हमारे पास ए वेक्टर और ये है हमारे पास बी वेक्टर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये ए है और बी को मैंने ले लिया यहाँ पर, ठीक है, और इसको मैं ऐसे भी ले सकता था, ये ए है और ये बी को मैंने यहाँ पर ले लिया, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे कि पहले बी ले लेते, ये बी है, ए को ले लेते यहाँ पर। मतलब ए की डायरेक्शन नहीं चेंज होनी चाहिए, बी की डायरेक्शन नहीं चेंज होनी चाहिए, ना ही उनके मैग्नीट्यूड चेंज होने चाहिए, बस उनकी पोजीशन आप चेंज कर सकते हो, उनको कहीं मर्जी लिख सकते हो, ड्रॉ कहीं मर्जी कर सकते हो, बट ए वेक्टर देखने में बिल्कुल सेम रहना चाहिए, उसकी डायरेक्शन सेम रहनी चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए। सिमिलरली बी वेक्टर है वो भी बिल्कुल सेम रहना चाहिए, ना उसकी डायरेक्शन चेंज हो ना मैग्नीट्यूड, सिर्फ और सिर्फ उनकी जो पोजीशंस हैं वो आप चेंज कर सकते हो। तो उन वेक्टर्स को हम बोलते हैं फ्री वेक्टर। और लास्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है दैट इज लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड लोकेशन, वो वेक्टर जिसकी लोकेशन फिक्स है, मतलब अगर ए वेक्टर यहाँ पर है तो ये यहीं रहेगा, इसको हम इधर उधर चेंज नहीं कर सकते। तो इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट हैं वो फिक्स हैं, तो इसकी पोजीशन जिस वेक्टर की फिक्स होती है उसको हम बोलते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है कि इन द फिगर आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स। तो ये एक फिगर है जो कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर, तो स्क्वायर हमें पता है सारी साइड्स उसकी
इक्वल होती हैं, है ना, साइड्स उसकी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इसमें हमें को इनिशियल वेक्टर्स फाइंड करने हैं। को इनिशियल, तो को इनिशियल कौन से होते हैं वेक्टर्स, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है। तो इसमें डी सी एंड डी ए, ठीक है, जो वेक्टर है एरो बने हुए हैं, डी सी वेक्टर है और डी ए वेक्टर है, तो ये क्या है, हमारे को इनिशियल वेक्टर्स हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, डी सेम है। नेक्स्ट इक्वल वेक्टर, तो इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो। अब अगर देखें डी सी वेक्टर है तो ये ए बी होता तो इक्वल आता, बट ये बी ए है, उसके अपोजिट है ना, बी ए की डायरेक्शन और डी सी की डायरेक्शन सेम नहीं है। बट डी ए और सी बी, डी ए और सी बी की डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड तो सेम है ही, क्योंकि वो स्क्वायर की साइड्स हैं। इसका मतलब डी ए इक्वल टू सी बी है। और नेगेटिव कौन से होते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है और डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डी सी जो है वो है नेगेटिव ऑफ बी ए, ठीक है। तो ए बी नहीं, बी ए लिखना था। तो डी सी किसके इक्वल है, डी सी है नेगेटिव ऑफ बी ए, तो डी सी माइनस बी ए के इक्वल है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि बी ए वेक्टर जो है वो क्या है, माइनस डी सी के इक्वल है। और अगर ऐसे लिखना हो तो आप इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हो कि डी सी एंड बी ए वेक्टर्स आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। तो कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स कौन से होते हैं, जो एक ही लाइन के पैरेलल होते हैं, उसमें कोई उनका मैग्नीट्यूड नहीं मैटर करता, कोई डायरेक्शन नहीं मैटर करती। तो कोलिनियर कौन से हैं, डी सी इज कोलिनियर विद ए बी, ठीक है, डी सी ए बी के कोलिनियर है, और डी ए इज कोलिनियर विद सी बी, डी ए सी बी के कोलिनियर है, डी सी ए बी के कोलिनियर है, ठीक है। और जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर है कोई इसमें, इस पूरी डायग्राम में अगर आप सोचो कोई जीरो वेक्टर है हमारे पास, यस जीरो वेक्टर है। अगर हम लिखें ए वेक्टर, क्योंकि पॉइंट दिया है ना ए, तो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ऑल आर जीरो वेक्टर्स। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे हमारे पास जीरो वेक्टर्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। तो आंसर्स हमने लिखे हैं, हम उसका रीजन देखते हैं कि क्यों है ये आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ए एंड माइनस ए आर कोलिनियर। ए और माइनस ए, मान लो ये ए वेक्टर है हमारे पास और माइनस ए क्या आएगा, सेम लेंथ का वेक्टर आ जाएगा और डायरेक्शन उसकी क्या होगी, अपोजिट। तो ये दोनों वेक्टर क्या हैं, एक लाइन के पैरेलल है, इस लाइन के, है ना, ये मान लो लाइन ले लो। तो ये दोनों वेक्टर क्या हैं, एक ही लाइन के पैरेलल हैं, और जो वेक्टर एक लाइन के पैरेलल होते हैं वो कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं, डेफिनेशन में हमने पढ़ा है, ठीक है। तो टू कोलिनियर वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। क्या ये जरूरी है कि जो दो वेक्टर कोलिनियर होते हैं वो उनका मैग्नीट्यूड इक्वल आए? तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि मान लो ये एक लाइन है, इसके पैरेलल एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है बी। तो ए और बी दोनों एक ही लाइन के पैरेलल हैं, तो ए एंड बी आर कोलिनियर। तो ये एक लाइन के पैरेलल हैं, इसलिए ये क्या हो गए, ये कोलिनियर हो गए। बट इनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, इक्वल नहीं है। तो जरूरी नहीं कि जो वेक्टर कोलिनियर हों उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो, इसका मतलब ये फॉल्स है। तो टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, कि जो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड बराबर है, क्या जरूरी है कि वो वेक्टर कोलिनियर होंगे? तो इसका भी आंसर क्या है, फॉल्स, जरूरी नहीं है। क्यों नहीं जरूरी? मान लो एक वेक्टर है हमारे पास ये ए, ठीक है, इसी लेंथ का एक वेक्टर हमने बना दिया ये, सेम लेंथ लेके बी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, बट दे आर नॉट पैरेलल टू एनी लाइन।
वो किसी भी एक लाइन के पैरेलल नहीं है। इसका मतलब ए एंड बी आर नॉट कोलिनियर, क्योंकि कोलिनियर होने के लिए क्या होने चाहिए थे, किसी एक लाइन के पैरेलल होना चाहिए था उन्हें, तो वो किसी भी लाइन के पैरेलल नहीं है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड तो इनका इक्वल है बट वो वेक्टर्स कोलिनियर नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है, टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। अब कहते हैं कि वेक्टर कोलिनियर हैं, दे दिया, मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, ये भी दे दिया, क्या इक्वल होंगे? अभी भी इक्वल नहीं होंगे, अभी भी ये फॉल्स है। इसका क्या रीज़न है? अब देखो, वेक्टर कोलिनियर है मतलब वेक्टर एक लाइन के पैरेलल होने चाहिए, मतलब ये लाइन है, वेक्टर इस लाइन के पैरेलल होने चाहिए, और दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या आना चाहिए? मैग्नीट्यूड भी सेम आना चाहिए। मान लो ये वेक्टर है तो दूसरा वेक्टर भी इसी लेंथ का होना चाहिए, बट उन्होंने डायरेक्शन का तो कुछ बताया नहीं। तो अगर हम डायरेक्शन अपोजिट ले लें, एक वेक्टर ए ले लें, दूसरा माइनस ए ले लें, तो यहाँ पर क्या है, ए एंड माइनस ए आर कोलिनियर, कोलिनियर है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोलिनियर, ठीक है, ये आना था तो। और इनका जो मैग्नीट्यूड है वो भी इक्वल है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू माइनस ए। इसका मतलब अगर वेक्टर्स कोलिनियर भी हैं और उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है तो भी जरूरी नहीं कि वेक्टर इक्वल होंगे, हो सकता है वो एक दूसरे के नेगेटिव भी हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट दीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और इसके चैप्टर के आगे आने वाले वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल।